हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, आज के सीरीज़ में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ बाल विकास का चैप्टर 1। और आपको इसकी रेगुलर वीडियो मिलेगी, यानी कि एक छोटा सा प्लान है जिसको मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सी टेट का एग्ज़ाम हमारा होने जा रहा है, आपको पता होगा, जैसे कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम है इस बार। सी टेट ने ये परिवर्तन किया है कि अभी तक ऑफलाइन हुआ करता था और इस बार ऑनलाइन कर दिया है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा, चीज़ें ज़्यादा नहीं बदलेंगी, वही रहेंगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऑनलाइन हो गया है या फिर हमें तो आदत है ऑफलाइन की, तो ऑनलाइन की भी आदत लग जाएगी सबके लिए। अगर हुआ है तो सबके लिए हुआ है ना। तो ऐसी परेशान होने की वाली कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और देखिए यहाँ पर क्या है, आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी, यानी कि सिस्टमेटिक चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से क्रमशः आपको वीडियो मिलते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसके एमसीक्यू भी डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बातें तो आपके साथ चलती रहेंगी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा होती है वृद्धि और विकास की, कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले वृद्धि के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, ग्रोथ के बारे में, तो जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, और अगर मैं आपसे बात करूं, वो छोटा बच्चा धीरे 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 बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका जो शारीरिक ढांचा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। जैसे कि सोरेनसन ने एक परिभाषा भी दी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। यानी कि एक छोटे सा बच्चा, यानी कि पहले 3 किलो का, फिर 4 किलो का, 5 किलो, 10 किलो, आज वो एक वयस्क बन चुका है और आज वो मान लीजिए 60 किलो का हो गया है। शारीरिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है। पहले उसके हाथ, मान लीजिए जब बच्चा था तब छोटे छोटे हाथ थे, अब बड़ा हो गया है तो बड़े हाथ हो गए। पहले सिर इतना बड़ा था, आज सिर इतना बड़ा हो चुका है। तो यानी कि शरीर के जो अंग हैं, शारीरिक जो ढांचा है जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, उसमें जो परिवर्तन हुआ, उसमें जो ग्रोथ हुई, वही क्या कहलाई? आपकी वृद्धि कहलाई, ठीक है। अब पॉइंट आता है विकास के बारे में। तो जब हमारे सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक, बौद्धिक पक्षों में क्या होती है, परिपक्वता आती है या उनमें डेवलपमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, बच्चा एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, और क्या था कि उसे भाषाई ज्ञान नहीं था अभी। धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा तो उसमें क्या है, भाषा का शब्द भंडार बढ़ता हुआ जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीख जाएगा, उसका भाषाई विकास हुआ। मानसिक विकास, यानी कि पहले बच्चा छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व कर पा रहा था, आज बड़े बड़े सवालों को, बड़ी बड़ी परेशानियों को सॉल्व कर लेता है। इमोशंस, तो पहले इमोशंस क्या थे? पहले कम इमोशंस थे, अगर हम बात करें कुछ ही इमोशंस थे उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अंदर डेवलपमेंट आता गया, मैच्योरिटी आती गई, और उसके अंदर जितने भी संवेग थे उन सभी का डेवलपमेंट होता गया, ठीक है। तो ये जितने भी, अगर हम विकास के अंदर अगर हम बात करें, तो यह जो परिवर्तन है ना, यह परिवर्तन है आंतरिक, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मैं आपके सामने मान के चलिए खड़ा हूँ, तो आप मुझे देखकर बता सकते हैं कि मेरी शारीरिक लंबाई कितनी होगी, लगभग मेरा वजन कितना होगा, तो आप मेरी ग्रोथ को तो बता पा रहे हैं, यानी कि मेरे शरीर में जो वृद्धि हुई है उसे आप बता पा रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर डेवलपमेंट क्या हुआ है उसे आप नहीं बता पाएंगे। यानी कि अगर मैं बिल्कुल आया और आपके सामने शांत होकर बैठ गया, तो आप नहीं बता पाएंगे कि मेरा सामाजिक विकास कितना हुआ है, मेरा मानसिक विकास कितना हुआ है, मेरा भाषाई विकास कितना हुआ है, और मेरा बौद्धिक विकास कितना हुआ है, आप कुछ नहीं पता लगा सकते, ठीक है। चलिए इनको भी डिटेल में जानते हैं। तो अब हम आपसे बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में। देखिए, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उन्हीं को एक एक से इसमें डिस्कस करें। वृद्धि के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले। तो वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाहरी होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जी हाँ, अगर हम आपसे बात करें तो एक पर्टिकुलर एक एज होती है, यानी कि लगभग 23-24 साल तक हमारे शरीर को जितनी ग्रोथ करनी होती है उतनी ग्रोथ हो जाती है। अब कोई मान के चलिए 25 साल का हो गया या 30 साल का हो गया, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी,
आप कहें कि अब हम लंबाई बढ़ा दीजिए, आप कॉम्प्लेन पी लो, हॉर्लिक्स पी लो, भैया दुनिया की कोई सी भी जड़ी बूटी पी लो, अब लंबाई नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कह तो रहा है कि वृद्धि कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वृद्धि क्या हो गई, रुक गई, अब फिक्स हो चुकी है एक पैमाने पर जाकर, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वृद्धि का हम सीधा मापन कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा खड़ा है या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आप उसे देखकर पर्टिकुलर बता सकते हैं, देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि इसकी शारीरिक ढांचा कैसा है, या मोटा है या पतला है, भारी है कमजोर है, कैसा है, आप बता सकते हैं। यानी कि वृद्धि का सीधा मापन किया जा सकता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। जी हाँ, वृद्धि कैसी है, क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी ग्रोथ जो होती है ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। वृद्धि को आप केवल और केवल प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, एक परिमाण के रूप में, क्वांटिटी के रूप में। ठीक है, तो ये कैसी है, परिमाणात्मक है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जी हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये ठीक है, ये ये खड़ा हुआ है, और क्या है, इसका शरीर की ग्रोथ तो हो गई है, मान लीजिए ये काफ़ी हेल्थी हो गया है, और लगभग अगर हम बात करें, इसका वजन है 60 किलो। ठीक है, काफ़ी हेल्थी हो गया है, और लगभग एज मान लीजिए इसकी, आपने एज मान ली, अब 20 साल इसकी एज मान ली, 20 साल एज है, 60 किलो वजन हो गया, शरीर से काफ़ी वृद्धि हो गई है। शरीर से वृद्धि हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डेवलपमेंट भी हुआ होगा। हो सकता है कि इसके जितने भी विकास के आयाम हैं, जितने भी इसके विकास के क्षेत्र हैं, वह सभी विकसित ना हुए हों। आपने पूछा, आपने शारीरिक ढांचे को देखकर तो लग रहा है कि काफ़ी हेल्थी है भैया, इसको काफ़ी जानकारी होगी। आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपने कोई चीज़ें उससे पूछी, तो वह नहीं बता पाया, उन चीज़ों में क्या हो गया, फेल हो गया भाई। तो क्या है, वो कह रहा है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए, वृद्धि के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम जान लेते हैं विकास के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि वृद्धि जो थी उसका स्वरूप कैसा था, बाहरी था। तो विकास का स्वरूप कैसा है, आंतरिक है। आपके अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज का कोई भी व्यक्ति पता नहीं लगा सकता। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने देखा कि वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक गई, लेकिन विकास लाइफ टाइम चलता रहता है। यानी कि अगर आप 80 साल के भी हो गए, आप कहते हैं कि मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ नई चीज़ें अपने अंदर अर्जन करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। यानी कि विकास की जो प्रोसेस है वो जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत तक चलती, जब तक आप जीवित हैं तब तक। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। बिल्कुल, कैसे पता लगा पाओगे भाई, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मान के चलिए खड़ा हुआ है, तो आप उसे देखकर उसके शारीरिक ढांचे से पता नहीं लगा सकते कि इसका मानसिक विकास कितना है, इसका भाषाई विकास कितना है, इसका सामाजिक विकास कितना है, इसका सामूहिक विकास कैसा है। आपको अगर उसके भाषाई विकास का पता लगाना है, तो आपको उससे क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। उसके मानसिक विकास का पता लगाना है तो उससे कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। सामाजिक विकास का पता लगाना है तो उसके साथ कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक ढांचे को देखकर आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसका विकास कितना हुआ है। आ रही बात समझ में? अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, इसके लिए हमें किसी ना किसी विधि की आवश्यकता पड़ेगी। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स क्या है, विकास जो होता है पर्टिकुलर एक फिक्स क्रम में चलता है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आता है कि वृद्धि कैसी है, तो वृद्धि जो है वह केवल और केवल क्वांटिटेटिव है। कैसी है, क्वांटिटेटिव है। और विकास जो है वो कैसा है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों फॉर्म में है। आ रही बात समझ में? विकास विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है और 10 साल का है, अभी उसकी शारीरिक ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन उसके जितने भी डेवलपमेंट है वो क्या है,
विकसित हो गए हैं उसके, तो स्वाभाविक बात है। कई बार आप देखते हैं पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, कई बार कई न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि 15 साल के लड़के ने पीएचडी कर ली। जी हाँ, कर ली। क्या हुआ? अगर उसकी शारीरिक ग्रोथ नहीं हुई है तो उसके डेवलपमेंट तो हो गया है ना। तो वो कह तो रहा है आपसे कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है, चलिए, तो वृद्धि और विकास दोनों में हमने अंतर समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं विकास के क्षेत्र के, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के कितने आयाम हैं, विकास के कितने क्षेत्र हैं। तो देखिए, शारीरिक विकास होता है, जी हाँ। संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन से मानसिक विकास भी कह सकते हैं। भाषाई विकास, जो भाषा सीखते हैं। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, ये जितने भी विकास हैं। अब आपसे मैं अगर बात करूं तो देखिए, शारीरिक विकास के बारे में अगर हम बात करें, वैसे ग्रोथ से पढ़ लिया हमने, और हम आगे चलकर बात करेंगे आपसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, तो आपको ये चीज़ वहाँ से समझ आएगी। संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो आगे चल के जैसे आप देखोगे जीन पियाजे के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये आपको स्पेशली डिटेल में चैप्टर दिया है। यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर एक विस्तृत रूप में बड़े बड़े चैप्टर के रूप में दी हुई हैं। लैंग्वेज के बारे में बात करोगे तो भाषा का एक स्पेशल चैप्टर है हमारे सिलेबस में। सामाजिकरण एक स्पेशल चैप्टर है। मोरलिटी के बारे में लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया, इसके बारे में स्पेशली बात करेंगे। संवेगों के इमोशंस के बारे में बात करेंगे, सांवेगिक के विकास के बारे में बात करेंगे। क्रियात्मक विकास, जी हाँ, इसकी चर्चा नहीं होगी आगे, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये तो जितने भी विकास के आयाम हैं इन सभी के अलग 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 चैप्टर दिए हुए हैं, आगे विद डिटेल में बड़े बड़े आगे फॉर्म में जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपसे क्रियात्मक विकास के बारे में, और मैंने कहा शारीरिक विकास, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ क्रियात्मक विकास के बारे में। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है तो उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। किसे कहते हैं क्रियात्मक विकास? कि बच्चे की जो काम करने की क्षमता है वो जब डेवलप हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? क्रियात्मक विकास कहलाएगा। अब क्रियात्मक विकास से भी अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में वो बना लेता है। कैसे बना लेता है? कि वो दो तरीके से दे देता है। इसको कह दिया उसने कि क्रियात्मक विकास के दो प्रकार हैं, सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। ठीक है, अगर हम आपसे बात करते हैं कि सूक्ष्म पेशीय क्या है, तो जब बच्चा छोटी छोटी गतियों के साथ काम करता है, यानी कि जहां पर बच्चे के कार्य करने में उसकी मांसपेशियां कम लगे, जहां पर उसके शरीर की कम क्षमता का प्रयोग हो, छोटे छोटे कार्य हो, तो वह सूक्ष्म पेशीय में आएगा। ठीक है, जैसे कि लिखना, ब्लॉक बनाना, इसमें उसे अपनी ज़्यादा मांसपेशियों का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम स्थूल पेशीय की बात करें तो स्थूल पेशीय में ग्रोस मोटर, यानी कि जब बच्चा थोड़ी बड़ी गतिविधियों के साथ काम करता है, यानी कि जहां पर उसकी ज़्यादा मांसपेशियों का कार्य हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्थूल पेशीय, जैसे कि उछलना, कूदना, दौड़ना। ठीक है, तो क्या है कि अब इसमें कन्फ्यूजन होता है जनरली। क्या कन्फ्यूजन होता है? कि सर सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सूक्ष्म पेशीय छोटा है, कैसा है? सूक्ष्म पेशीय छोटा है और स्थूल पेशीय क्या है? बड़ा है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, सूक्ष्म पेशीय में कम मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है और स्थूल पेशीय में ज्यादा मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास की अवस्थाएं क्या हैं। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं बता दी हैं। तो आगे हम उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का एक निश्चित विकास होता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अलग अलग अवस्थाएं बता दी, जैसे कि रॉस ने बताया है, हरलॉक ने, और भारतीय मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने। यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कह दी है, तो जान लेते हैं। रॉस के अनुसार अगर हम बात करें जो विकास की अवस्थाएं हैं, उसमें अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो शैशवावस्था का जो समय बताया है रॉस ने, वह बताया है 1 से 3 वर्ष तक। और अगर हम बात करें आपसे प्रारंभिक बाल्यावस्था बताई इन्होंने 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था बताई 6 से 12 वर्ष तक,
और किशोरावस्था बताई 12 से 18 वर्ष तक। ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब है? जब वह लिख के देगा आपको रॉस के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बताना है। ठीक है। अगर उसने स्पेशली पूछा है कि हरलॉक के अनुसार बताओ मुझे तो शैशवावस्था का समय, हरलॉक के अनुसार बताओ मुझे तो किशोरावस्था का कितना टाइम पीरियड होता है, तो स्पेशली केस में अगर बात करेगा, रॉस लिख के देगा या हरलॉक लिख के देगा, तो आपको ये बताना है। गर्भावस्था के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक, और किशोरावस्था को 3 और भागों में बांट दिया: पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो ये तो थी बात। अगर हम बात करें आपसे कि रॉस के अनुसार बात कर ली और हरलॉक के अनुसार बात कर ली, अब हम आपसे उन अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो सामान्यतः आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली जो अवस्था आती है वह अवस्था आती है गर्भावस्था, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वह होता है गर्भाधान से 9 माह तक या 9 माह 10 दिन तक। इस अवस्था में, गर्भावस्था में, बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है। और इस अवस्था का समय काल जो है वो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। माह में पूछ ले तो बता देना 9 माह है या 9 माह 10 दिन तक। सप्ताह में पूछेगा तो 38 या 40 सप्ताह। और अगर दिन में पूछता है तो गर्भाधान से 270 या 280 दिन। ठीक है। इस गर्भावस्था को भी 3 भागों में बांट दिया: डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था में क्या है? एक बच्चा छोटे से डिंब के आकार का होता है। बच्चा क्या है? एक छोटे से डिंब के आकार का होता है, और इसमें जो गर्भनालिका का होती है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी से यह अपना आहार प्राप्त करता है। ठीक है। डिंबावस्था में बच्चा छोटे से डिंब का होता है और इसका समय काल दिया गर्भाधान से 14 दिन। दूसरा है पिंडावस्था। पिंडावस्था में अगर हम बात करें तो बच्चा धीरे धीरे माँ से इकट्ठा होता चला जाता है, और बच्चा क्या है, एक छोटे से आलू जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, यानी कि एक पिंड जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है। और उसमें धीरे धीरे शारीरिक अंगों का आना प्रारंभ हो जाता है। उसमें त्वचा आ जाती है। ठीक है। उसके अंदर फेफड़े आ जाते हैं। ठीक है। बाल आ जाते हैं, और उसके अंदर जितने भी शारीरिक अंग हैं धीरे धीरे आते चले जाते हैं। और पिंडावस्था में 14 दिन से दूसरे माह या तीसरे माह तक की बात कही है। भ्रूणावस्था में अगर हम बात करें तो बच्चा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है, और इसका जो समय काल है तीसरे माह से 9 माह तक। यानी कि भ्रूणावस्था में अगर हम बात करें तो बच्चे का लिंग निर्धारण भी हो जाता है। ठीक है। लिंग निर्धारण हो जाता है, यानी कि पता चल जाता है कि माँ के गर्भ में लड़का है या लड़की है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चल जाता है। और इसी में देखने को मिलता है कि पता लगा लेते हैं कि माँ के गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की है। और लड़की होती है तो माँ के गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं, जिससे भ्रूण हत्या जैसी जो कुप्रथाएं हैं समाज में वो जन्म लेती हैं। तो सरकार ने इसके लिए स्पेशली क्या है कि अब इसको प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए आप अगर क्या है कि भ्रूण हत्या करते हैं तो कानूनी आपको कारावास होगा और जुर्माना भी होगा। ठीक है। तो भ्रूणावस्था में कोई नवीन अंग निर्मित नहीं होता। इसमें जो बच्चा बनकर तैयार हो जाता है उसमें ही धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है। तो ये स्पेशली हमने बात की है आपसे केवल और केवल गर्भावस्था की। अब हम बात करते हैं कि बच्चा भाई जन्म हो गया, बाहर इस दुनिया में आ चुका है, और इसमें सबसे पहली अवस्था आई शैशवावस्था। और शैशवावस्था का जो समय काल है वह जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। लेकिन अगर ऑप्शन में मान लीजिए नहीं दिया और ऑप्शन में दिया है जन्म से 4 वर्ष तक, तो लगभग 1 या 2 आगे पीछे हम हो जाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर स्पेशली केस में उसने कहा है कि रॉस के अनुसार या हरलॉक के अनुसार, तो हम आपको पहले ही बता चुके। ठीक है। सामान्यतः परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है। शैशवावस्था को भी क्या कर सकता है कि 2 भागों में बांट दे, कह दे आपसे कि बताओ पूर्व शैशवावस्था, और उधर कह दिया उसने उत्तर शैशवावस्था। ठीक है। ऐसे कह दिया तो पूर्व शैशवावस्था की बात करेगा तो क्या है, जन्म से 3 वर्ष हो जाएगा, और उत्तर शैशवावस्था का अर्थ हो जाएगा 3 वर्ष से 6 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पूर्व मतलब हो गया प्री, और उत्तर मतलब हो गया पोस्ट। यानी कि पूर्व को आप कह सकते हैं पहले, और उत्तर मतलब कह सकते हैं बाद में।
आ रही है ना बात समझ में? एक अवस्था थी, उस अवस्था को आपने दो भागों में बांट दिया, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। किसी भी अवस्था को आप इस तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। अब वो बात कर रहा है आपसे कि शैशवावस्था के अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा बच्चा 3 महीने का तुरंत 9 महीने का हो जाता है, यानी कि क्रम से बता रहा हूँ, 1 साल का, 2 साल का, मतलब जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। दूसरों पर निर्भरता, इस अवस्था की डिपेंडेंसी होती है अदर्स पर, यानी कि अपने कार्य स्वयं नहीं कर पाता। स्वाभाविक बात है, छोटा है, उसकी मांसपेशियां भी कार्य नहीं कर रही उस तरीके से। नैतिकता का अभाव, मोरेलिटी यानी कि सही और गलत का उसे ज्ञान नहीं होता है। उसे नहीं पता होता है कि ये जो कार्य कर रहा हूं मैं वह सही है या गलत है। संवेगों का प्रदर्शन करने लग जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि दूसरे व्यक्ति जैसा कर रहे हैं उनको नकल करता है, उनको अनुकरण करता है और सीखता है। स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा कैसा होता है? स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, स्वकेंद्रित होता है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होता है, खुद से मतलब है, दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है विशेषताएं आपकी शैशवावस्था की विशेषता। अब अगर हम बात करें आपसे बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था का जो समय काल है, टाइम पीरियड है, वह 6 से 12 वर्ष। अगर आपसे कह देता है कि पूर्व बाल्यावस्था बता दो हमें और उत्तर बाल्यावस्था बता दो, तो आप उसे बता देना कि 6 से 9 वर्ष होती है और इधर 9 से 12 वर्ष होती है। कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रहा है ना? बिल्कुल समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट हो, ठीक है, तो उसे कमेंट में बता देना मुझे, तो अगली वीडियो में मैं उसे कवर कर लूँगा। ठीक है, विशेषताओं के बारे में अगर हम आपसे बात करें, और हाँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम की लिंक दे दी है मैंने, है ना, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम का जो चैनल है वो डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ से, तो रिवीजन के लिए काम देगी आपको। ठीक है, विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। समूह ऑब्लिक दल ऑब्लिक टोली की आयु, यानी कि समूह की आयु, दल, टोली, इस तरीके से कैसे भी पूछ सकता है। शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है, यानी कि 6 साल से इस 12 साल के बीच में बच्चे का जो शारीरिक ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी रुक जाती है। ठीक है, क्यों रुक जाती है? क्योंकि आगे चल के आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे कि बालक का विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि पहले बढ़ता है, फिर रुकता है और फिर बढ़ता है, इस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो उसने जो शारीरिक विकास जो शैशवावस्था के अंदर ग्रहण किया था, उसे अब क्या करेगा? वो मजबूती प्रदान करेगा, उसे मैच्योरिटी प्रदान करता है। इस वजह से इस अवस्था में स्थिरता आ जाती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा कहाँ जाने लग जाता है? विद्यालय जाने लग जाता है। और विद्यालय जाने लगेगा तो स्वाभाविक बात है, धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगा? समाजीकरण की जो भावना है वह भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। यानी कि अभी तक वह केवल और केवल अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में जानता था। अब विद्यालय गया तो वहाँ पर उससे विभिन्न विजातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग उससे मिले, तो उनसे मिलने के साथ साथ उसने उन चीज़ों को भी देखा और सीखा, तो उसका समाजीकरण भी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। जिज्ञासा की प्रबलता, यानी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, यानी कि बच्चा कोशिश करता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े टिपिकल से क्वेश्चन पूछते हैं, पापा ये पंखा क्यों घूम रहा है? अरे भैया घूम रहा है तो घूम रहा है। यानी कि इन अवस्थाओं में क्या करना चाहिए? उनकी जिज्ञासाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी जिज्ञासाओं को मतलब आपको सॉल्व करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक होते हैं बच्चे इस अवस्था में जानने के लिए कि नहीं है, मैम आप आई हैं, आप किस चीज़ से आई हैं? आपका स्कूटर है, ये कभी पंचर नहीं होता है क्या? ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मतलब तमाम तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो उनकी जिज्ञासाओं को दबाइए मत के हट चुप शांत बैठ, ऐसा नहीं करना है आपको। आ रही है ना बात समझ में? यानी कि उनकी जिज्ञासाओं को आपको क्या करना है? उनकी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए, मतलब एक तरीके से उनको उसका जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए, यह है कहने का तात्पर्य। अब बात आ रही है कि किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को भी अगर उसने लिया पूर्व किशोरावस्था, तो अब समझ चुके हैं, अब तो आप क्या है, समझदार हो गए। 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने यहाँ पर। किशोरावस्था भैया ये बड़े जीवन का बड़ा संकटकालीन अवस्था बताई है। कैसे?
तो इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होने लग जाते हैं। जी हाँ, लड़के और लड़कियों दोनों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास की दर पुनः तीव्र हो जाती है। जो अभी शारीरिक विकास से रुका हुआ था बाल्यावस्था में, वह पुनः क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। एक साथ देखा हुआ आपने, इस अवस्था में आते ही लंबाई बढ़ जाती है ना। शारीरिक स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। काम भावना यानी कि डिफरेंट जेंडर के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन आता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव यानी कि इस अवस्था में बच्चा माहौल के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाता। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, जी हाँ, अरे तुम कह के तो देखो, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। अरे भैया जान क्यों दे रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। आ रही है बात समझ में? तो क्या होता है इस अवस्था में, घनिष्ठ मित्रता होती है, कुछ भी कर गुजरेंगे। तो इस अवस्था में ही ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बाल अपराधी, यानी कि सोचने समझने की क्षमता कार्य नहीं करती कि हम जो कर रहे हैं वो कार्य सही है, नैतिक है या अनैतिक है, कानून के पक्ष में है या विपक्ष में है। इस वजह से इस अवस्था में बच्चे अपराधी बहुत बनते हैं। इस अवस्था को दबाव का काल, संघर्ष का काल, तनाव का काल, जीवन का स्वर्ण काल आदि अन्य नामों से जाना जाता है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद, जी हाँ, इस अवस्था में बड़े मतभेद होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा आगे बढ़ रहा होता है, दुनिया को देख रहा होता है, तो उससे आगे की जो पीढ़ी है उससे विचारों में मतभेद होते हैं। अरे पापा आपने देखा ही क्या है, आप हमारे ज़माने के हिसाब से ये होता है, हमारे ज़माने के हिसाब से वो होता है। तो आपस में जो विचार है वो नहीं मिल पाते हैं, और इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने किशोरावस्था के बारे में। समझ तो आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, है ना। चलिए बात करते हैं युवावस्था के बारे में। युवावस्था 18 से 25 वर्ष, और इस अवस्था में ज़्यादा कुछ नहीं है, बालक अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता है, जैसे कि आप सभी और हम सभी चिंतित ही हैं इस समय, है ना। चलिए प्रौढ़ावस्था के बारे में अगर हम बात करें तो 25 से 50 भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ये आपको मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे, है ना। हर चैप्टर के आपको डिटेल वीडियो मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है, और कोशिश करूंगा कि मैं एक कंक्लूजन टाइप का एक और वीडियो लेके आऊँ हर चैप्टर का, ऐसे मतलब एक वन लाइनर टाइप का क्विक रिवीजन जैसा, ठीक है। इस अवस्था को व्यवहारिक जीवन की अवस्था भी कहा जाता है, और इसमें गृहस्थ जीवन की गतिविधियां होती हैं। जी हाँ, शादी विवाह बच्चे, ये सभी जो है वो प्रौढ़ावस्था की ही विशेषता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो उनको निभाना होता है। अभी तक बच्चा केवल, यानी कि बच्चा क्या व्यक्ति हो चुका है अब तो वो, अब क्या है कि अभी तक केवल और केवल खुद के बारे में था, लेकिन अब जिम्मेदार हो गया, पत्नी के बारे में भी सोचना है, बच्चे के बारे में भी सोचना है, समाज के बारे में भी सोचना है। सबसे अधिक जो विकास होता है वो इसी अवस्था में। बात आती है वृद्धावस्था के बारे में, और इस वृद्धावस्था 60 से मृत्यु, इस अवस्था को बहुत ही सेंसिटिव माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इस अवस्था में अगर हम बात करें, जो स्मरण की शक्ति है, निर्णय लेने की क्षमता की कमी, तमाम प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। यानी कि कहते हैं बुढ़ापे में जो है बच्चे जैसी बुद्धि हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से एक बच्चे की केयर करनी होती है, उसी प्रकार से वृद्धावस्था में एक वृद्ध की केयर करनी होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो स्वाभाविक बात है, समय से पहले मृत्यु भी हो जाती है। इस अवस्था में अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, भगवान की भक्ति में व्यक्ति लीन हो जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली आपसे अवस्थाएं के बारे में, वृद्धि और विकास में अंतर डिस्कस कर लिया। अब कुछ और अन्य क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जन्म के समय जो शिशु का औसत भार होता है वो 3.6 kg होता है। अगर पौंड में पूछेगा तो 7 पौंड होता है। अगर वो पूछ रहा है कि बालक में तो 3.6 kg, और बालिका में 3.4 किलोग्राम। जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वो 52 सेंटीमीटर या 20 इंच। एज इट इज़ ये क्या होता है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अभी तक क्या था कि जैसे ऑफलाइन पेपर होता था, तो प्राइमरी का पेपर है तो बाल विकास के उससे कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 30। और अगर हम बात करें टीजीटी यानी कि जो पेपर सेकंड है आपका, उसके लिए भी कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 30। यानी कि टोटल उसे केवल 60 क्वेश्चन बनाने होते थे बाल विकास के। तो जो सिलेक्टेड चैप्टर्स थे उनसे पूछ लेता था। लेकिन अब उसे क्या है भैया, देखिए लगभग आपका 1 महीने चलेगा,
एक महीने चलेगा, और एक दिन में मान लीजिए लगभग 2 पाली भी होती है, तो एक दिन में अगर हम बात करें आपका 60 क्वेश्चन है और 30 दिन भी चला, देख लीजिए क्या होने वाला है। उससे बाल विकास के कितने क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं, 1800 के क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होंगे आपके, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए ना, उसकी क्वेश्चन बैंक भी तो बढ़ गई। अब ये चीज़ भी तो समझनी होगी हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो वो भी हम आपकी करा देंगे, डोंट वरी। हड्डियों के आपस में जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। यानी कि जन्म के समय शिशु के शरीर में जो हड्डी होती है 270 होती है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हड्डी आपस में जुड़ती हुई चली जाती हैं, और जब एक वयस्क हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 206। शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, कान में। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, जबड़े की जो हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनेमल, जो कि दांतों में होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर 1, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी जितनी भी समस्त चीज़ें जो पेपर में आने लायक हैं वह सभी अच्छे से कवर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी दोस्त आपके क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो सी टेट की और अदर टेट एग्जाम्स की, उनके साथ आप इन्हें शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।